भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में नौकरियों को लेकर के एक वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे को लेकर के 2022 के अंदर कांग्रेस ने उनके ऊपर हमला किया था कि आप एक साल में 10 लाख नौकरियां भी नहीं दे पा रहे हैं और आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का। तो इस तरीके से 7 साल के अंदर कुल 14 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक बात इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार 2 करोड़ नौकरियां दे सकती है और वो भी बिना खर्च बढ़ाए। तो इसी मुद्दे पर ये वीडियो रहेगा और उसमें एक तरीके पर हम चर्चा करेंगे जिससे कि केंद्र सरकार भारत में 2 करोड़ रोजगार दे सकती है और वो भी बिना कोई खर्चा बढ़ाए हुए। तो ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन आप वीडियो में जारी रखें, लास्ट तक आपको ये समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन एक बात पे चर्चा करें कि भारत में कुल सरकारी कर्मचारियों की फिलहाल कितनी संख्या है। तो भारत के अंदर जो कुल जनसंख्या है वो है करीब करीब 140.76 करोड़। ये 2021 का आंकड़ा है, अभी 145 करोड़ के आसपास है। और इसमें से सरकारी कर्मचारी कितने हैं, तो देखो सरकारी कर्मचारी जो है भारत में वो फिलहाल की जो संख्या है वो करीब करीब 33 लाख के आसपास है। आप ये देखिए क्यूरा की जो वेबसाइट है उसके अनुसार ये जो आंकड़ा है आपको दिख रहा होगा घेरे में, कुल 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। केंद्रीय कर्मचारी का मतलब केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं 33 लाख। अब 33 लाख जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। इसमें से 33 लाख में से करीब 12,80,000 के आसपास अपनी आर्मी है और 20 लाख के आसपास दूसरे जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के दिन जो काम करते हैं। लेकिन इसके साथ यदि हम राज्य सरकारों के कर्मचारियों की संख्या जोड़ते हैं तो ये पहुंचती है 1.7 करोड़ लगभग। टोटल जनसंख्या 145 करोड़, उसमें गवर्नमेंट कर्मचारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों कितने 1.7 करोड़। तो ये जो संख्या है बहुत छोटी संख्या है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई 2% लोग एक तरह से गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, 2%, यानी 100 में से 2 आदमियों के पास में सरकारी नौकरी है। टोटल जनसंख्या 145 करोड़ हो गई, उसमें सरकारी कर्मचारी कितने हुए 1.7 करोड़। तो करीब 2% के आसपास ये संख्या है, यानी 100 में से केवल 2 आदमियों को सरकारी नौकरी मिलती है। और अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भाई अभी तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या टोटली 1.7 करोड़ है, लेकिन यदि 2 करोड़ रोजगार और देना चाहिए सरकार तो क्या ये संभव है और ये संभव किस तरीके से है जिससे खर्चा भी नहीं बढ़े। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है सरकारी नौकरी में वो सैलरी देने की होती है कि भाई इतना पैसा बजट में कहाँ से आएगा जिससे इनको सरकारी नौकरी दी जा सके, उनको सैलरी दी जा सके। तो इसी समस्या का समाधान हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप देखें, इससे पहले कुछ बातें और अपन चर्चा करेंगे। पहला एक प्रश्न है मेरा आपसे, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य में नौकरी किसको मिलनी चाहिए। भाई संविधान के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, तो नौकरी पहली बात मिलनी किसको चाहिए। या तो एक योग्य आदमी को मिलनी चाहिए, यानी एक बिल्कुल जो पावरफुल आदमी है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई जरूरतमंद आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए। तो यदि लोक कल्याणकारी राज्य की बात करी जाए तो मैं दूसरे ऑप्शन से सहमत हूं कि भाई जरूरतमंद जो आदमी है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये अलग बात है कि भाई उसको जरूरी नहीं कि उसको आप ऑफिस में बैठाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ उसको काम धंधा मिलना चाहिए। जरूरतमंद को रोजगार मिलेगा तो ही वो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य कहलाने का हकदार है। योग्य को भी मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है जरूरतमंद आदमी को नौकरी मिलना। तो जरूरतमंद लोगों के लिए नौकरी किस प्रकार की होनी चाहिए। भाई योग्य आदमी को तो आप ऑफिस में बैठा सकते हो और उसको सैलरी भी आप ज्यादा दे सकते हो, 60,000, 50,000, 1 लाख। लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस तरीके के रोजगार सृजन किए जाने चाहिए, जैसे चरवाहे हो गए, गाँव के अंदर ये गौशालाओं में जो पशु चराने वाले हैं उनको ऐसा हो सकता है। या कोई मान लो कोई महिला है, उसको आप एक प्याऊ लगा करके, सरकारी प्याऊ, उससे वो पानी पिलाने का काम कर सकती है, वृक्षारोपण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी उन लोगों की जितनी योग्यता है खुद की, उसके हिसाब से उनको काम मिलना चाहिए और उसमें उनको सैलरी चाहे कम मिले। तो इस प्रकार के रोजगार सृजन किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं एग्जाम दे करके जो
नौकरी लग रहे हैं उनको ही सैलरी देने का पैसा नहीं है, तो इन लोगों को सैलरी देने का पैसा कहाँ से आएगा? तो अपन इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं पैसे की, कि भाई किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने के लिए पैसा कहाँ से आना चाहिए। तो इसके कई ऑप्शन हो सकते हैं। पहला हो सकता है भाई कर्जा उठा लेना चाहिए, सरकार को कर्जा उठा करके रोजगार दे दो। तो ये गलत ऑप्शन है। कर्जा उठा के दोगे तो थोड़े दिनों में वो आपको कर्जा परेशान करेगा और भारत की जो हालत है वो पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी हो जाएगी। सरकारें अभी वर्तमान में कर भी यही रही हैं, जो सैलरी दे रही है वो सब कर्जे से मैनेजमेंट हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है भाई सरकारी संपत्तियों को बेच दो। तो कितने ही बेच लोगे आप? तो ये भी गलत ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि अमीरों से लूट करके और गरीबों में बांट दो, यानी नौकरी दे दो लोगों को, गरीब लोगों को। तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। तो चौथा तरीका हो सकता है कि कोई दूसरा उपाय ढूंढना चाहिए इस चीज का, जिससे पैसे का जुगाड़ हो सके और लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो इसी बात पे अपन चौथे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि लोगों को रोजगार देने के लिए जो पैसा चाहिए ना, वो उनके फॉर्म से कलेक्ट कर लो, यानी उनके जो फॉर्म भरते हैं उससे पैसा इतना आ जाए कि भाई उनको जॉब दी जा सके। तो इसके लिए सबसे पहली जरूरत तो ये होगी कि भाई फॉर्म की जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, यानी 1000 रुपये एक फॉर्म की फीस रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि फॉर्मों की संख्या भी ज्यादा आनी चाहिए। ज्यादा फॉर्मों की संख्या आएगी तभी तो ज्यादा पैसा आएगा। यदि मान लो फॉर्मों की संख्या ही कम रहेगी तो फिर पैसा आएगा ही नहीं, तो आप जॉब दोगे कहाँ से? तो ये वाला पॉइंट जो है उस पर अपने को डिस्कस करना है कि फॉर्मों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, जिससे उनकी सैलरी का जो पैसा है वो फॉर्मों की संख्या से ही निकाला जा सके। तो इस बात पे अपन चर्चा करेंगे विस्तार से इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, एक बात अपन ये करते हैं कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी 2019 के अंदर निकली थी, उसमें जो फॉर्मों की संख्या थी वो 1,26,00,000 थी। जो रेलवे की वैकेंसी निकली थी उसमें फॉर्मों की संख्या कितनी थी? 1,26,00,000 थी। अब किसी प्रकार से इसको बढ़ाना चाहिए, तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। ऐसे तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जनसंख्या भारत की 145 करोड़ है, फॉर्म लगा रहे हैं 1 करोड़ के आसपास, तो ये तो बहुत कम संख्या हुई। तो सबसे पहला एक ऑप्शन इसमें यह हो सकता है कि आपको इसमें एज लिमिट जो है ना, उसका कॉलम हटा देना चाहिए एज लिमिट का। यानी फॉर्म भरने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है 18 साल, उसको भी आपको रिमूव कर देना चाहिए। अधिकतम आयु जो कैटेगरी वाइज होती है, किसी की 28 साल, किसी की 33 साल, किसी की 45 साल, वो भी आपको हटा देनी चाहिए। अब आप कहोगे क्यों? तो मेरा यहाँ पे जवाब ये है कि ये जो अपन जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल जो एग्जाम के थ्रू जो वैकेंसी होती है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दी जाने वाली नौकरी की अपन यहाँ पे बात करेंगे। वो जो एग्जाम लग करके जो वैकेंसी निकलती है उनका तो इसी तरीके से मैनेजमेंट होते रहना चाहिए, और ये नई वैकेंसी कुछ निकलनी चाहिए जिससे रोजगार लोगों को दिया जा सके। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एज लिमिट हटा दो। अब आप एज लिमिट हटाने की बात कर रहे हो, तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आप एज की लिमिट डाल करके लोगों को फॉर्म ही नहीं भरने दोगे, भाई पहले तो वो पैसा देगा ना, आपको फॉर्म भरेगा, तब वो पैसा ही नहीं देगा तो आप कैसे पैसा इकट्ठा करोगे? तो आपको एज की लिमिट उसमें से हटा देनी चाहिए। यानी वो पहले पैसा दे रहा है तो उसको रोको मत। उसकी जो एज हो 18 साल से कम है तो उसकी मर्जी है, 33 साल से ज्यादा है तो भी उसकी मर्जी है। आपको फॉर्म के अंदर एज लिमिट का कोई ऑप्शन डालना ही नहीं चाहिए। तो यदि ऐसा करोगे तो ये जो 1,26,00,000 की संख्या एनटीपीसी की थी वो हो सकता है कि ये 2 करोड़ तक पहुंच जाए, आराम से पहुंच सकती है। दूसरा इसमें ऑप्शन मतलब उपाय ये करना चाहिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आप मांगते हो ना, वो भी इसमें आपको छूट देनी चाहिए। जैसे आप कहते हो सब 12वीं पास जो बंदा है वही फॉर्म भरेगा, तो जो 12वीं पास नहीं है वो फॉर्म नहीं भरेगा तो पैसे नहीं आएंगे। तो आप पैसे को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। कोई आदमी 9th फेल है, 8वीं फेल है, या पढ़ रहा है अभी, या कभी पढ़ने नहीं गया, तो उसको भी आपको फॉर्म भरने देना चाहिए और चतुर्थ श्रेणी में उसको नौकरी देनी चाहिए कम सैलरी के साथ। भाई जरूरतमंद व्यक्ति, पैसे की तो जरूरत हर किसी को पड़ती है ना। ये थोड़ी है कि भाई केवल पैसे की जरूरत केवल योग्य आदमी को ही पड़ती है। हर आदमी को घर चलाना होता है, जीवन चलाना होता है। तो आपको चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है जिसमें शारीरिक श्रम महत्वपूर्ण हो, उसको आपको इस तरीके की छूट देनी चाहिए कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, अनपढ़ है तो भी वो भरेगा। तो यदि ऐसा करेंगे तो ये फॉर्मों की जो संख्या है वो 3 करोड़ बल्कि ज्यादा जा सकती है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। चपरासी तो बन ही सकते हैं ना, तो 3 करोड़ की बात कर रहे हैं अपन, बहुत ज्यादा हो सकती है संख्या ये। उसके बाद में अगला पॉइंट ये होना चाहिए कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है,
वो ऐसे कहेगा कि साहब मेरे पास तो पहले से ही रोजगार है, मेरे पास तो पहले से ही नौकरी है, तो मैं दूसरी नौकरी थोड़ी कर सकता हूँ, तो वो फॉर्म भरेगा ही नहीं। और पैसा सब है वो सरकारी कर्मचारियों के पास, बिजनेसमैनों के पास में है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि उनको काम में छूट देनी चाहिए, यानी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दो, या उनको ऐसे कह दो कि भाई आपकी यदि पहले से नौकरी है तो कोई बात नहीं, आपको दोबारा दूसरी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो सैलरी है वो आपकी प्लस होके आएगी, यानी ये वाली सैलरी उसमें जुड़ करके आ जाएगी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये चीज हो सकती है, यानी सरकारी कर्मचारी जो पहले से उसको दूसरी जॉब नहीं करनी पड़े, उसी से उसका काम चला लो, या थोड़ा बहुत काम वर्क टाइम बढ़ा दो, 2 घंटे 4 घंटे। और इस तरीके से कुछ जुगाड़ किया जाना चाहिए। बहुत ज्यादा विस्तार से या गहराई से नहीं बात करता, लेकिन ऐसा कुछ छूट होनी चाहिए। तो इससे क्या होगी, फॉर्मों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग भी फॉर्म लगाएंगे जिनके पास पहले से नौकरी है, सरकारी नौकरी है। तो वो भारत में जो संख्या है 1.7 करोड़ के आसपास, वो लोग भी फॉर्म लगाएंगे, उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। जब उनको ऑप्शन मिलेगा ना कि काम वही करना पड़ेगा और सैलरी बढ़ करके आएगी, डबल आएगी, तो वो फॉर्म लगाएंगे, इससे पैसा आएगा ज्यादा, और पैसा आएगा तो रोजगार दिया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति ऐसे कहता है कि साहब मैं तो इस तरीके से ये करेंगे तो फॉर्मों की संख्या मुझे लगता है कि 6 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। ठीक है। अगला एक उपाय ऐसे हो सकता है कि कोई आदमी ऐसे कह सकता है साहब मेरे को तो नौकरी करनी नहीं है, मेरे पास पहले से पैसा है, या मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बिजनेस है, जो भी कुछ, तो यदि उसको फिर एक ऑप्शन ऐसे देना चाहिए कि भाई यदि वो ये जॉब उसके पास में होती है तो वो 5-7 दिन उसको ज्वाइन करने के बाद में यदि नौकरी नहीं करना चाहता तो 30 लाख रुपए एक साथ लेकर के वो रिटायर हो सकता है। तो यदि ऐसा ऑप्शन दोगे तो फॉर्मों की संख्या और बढ़ जाएगी। जिन लोगों को रोज नौकरी करने का, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है ना, सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है 30 लाख रुपए लेकर के एक साथ आप रिटायर हो सकते हो तुरंत। तो ऐसा करने से संख्या पहुंच जाएगी 12 करोड़। लेकिन ये जो 12 करोड़ की जो संख्या पहुंच गई, ये भी बहुत कम है। ये तो अभी 10% भी नहीं है। भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या है भारत की। 2021 में 140 करोड़ थी, तो उसमें 12 करोड़ की संख्या तो बहुत कम हो गई, 10%। तो मुझे लगता है कि और इसमें संख्या बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जो सबसे बड़ी बाधा क्या है, लोग फॉर्म भरते क्यों नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फॉर्म नहीं भरते, तो वो उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि एग्जाम की तैयारी। एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट पास करने होते हैं, मैथ पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, जीके पढ़नी पड़ती है। तो ये वाले चीजें हर कोई नहीं पढ़ सकता, पढ़ता है तो भी याद नहीं रहेगी, उनको पता होता है कि सिलेक्शन तो होने वाला है नहीं, तो अपन फॉर्म के पैसे क्यों बिगाड़े। तो आपको ये जो चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी उसके अंदर उसमें एग्जाम हटा देनी चाहिए। जो वर्तमान में जो भर्तियां हो रही है उनमें तो एग्जाम होनी चाहिए, भाई योग्य आदमियों को भर्ती करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन चतुर्थ श्रेणी के अंदर एग्जाम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसमें न तो उसको कोई मैथ सीखने की जरूरत हो, न इंग्लिश सीखने की, न हिस्ट्री सीखने की। केवल एक ही सिस्टम रहे कि भाई इसका सिलेक्शन होगा वो लॉटरी सिस्टम से होगा, और लॉटरी सिस्टम बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, यानी उसमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। तो यदि ऐसा कर दें कि लॉटरी सिस्टम से ही आपका जो है, जैसे दारू के ठेके छूटते हैं शराब के, उसी तरीके से लॉटरी सिस्टम से यदि वैकेंसी में सिलेक्शन होने लग जाए और सैलरी चालू हो जाए, तो मुझे लगता है कि 100 करोड़ तक भी ये संख्या पहुंच सकती है। क्योंकि हर कोई बढ़ेगा, हर कोई फॉर्म भरेगा, क्योंकि एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, एज का कोई लिमिट नहीं है। कोई 50 साल का आदमी है, भाई 50 साल के आदमी भी तो गाँव में काम करते हैं ना, 60-60 साल तक के लोग काम करते हैं। ये अलग बात है कि उनसे उनको जो उनकी योग्यता उसी हिसाब का काम करवाना चाहिए। भाई कोई बुजुर्ग है तो प्याऊ लगा सकती है कोई महिला है, और कोई आदमी ऐसा है जो पशु चरा सकता है, पेड़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके के रोजगार उनको दिए जा सकते हैं, कम सैलरी वाले। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन करीब 25-30 हज़ार के आसपास सैलरी होनी चाहिए, और एग्जाम नहीं होनी चाहिए। यदि एग्जाम आपने हटा दी तो फॉर्मों की बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसा करके करीब करीब फॉर्मों की संख्या 100 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। 60 से 100 करोड़ अपन इसको आकलित करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होगी वो तो एक अलग मैटर हो गया। जब ऐसी कोई वैकेंसी निकलेगी, धरातल पे आएगी, तो कितने भरेंगे वो तो कोई उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। एक क्रिकेट के मैच में स्कोर क्या होगा उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। उसके बाद में फॉर्मों की संख्या बढ़ाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये लगाओ कि भाई एक व्यक्ति एक ही फॉर्म क्यों लगाए, क्योंकि लॉटरी सिलेक्शन होने वाला है। किसी ने 2 फॉर्म लगाए तो उसका ज्यादा चांस है, 4 फॉर्म लगाए तो और ज्यादा चांस है। तो आप मल्टीपल फॉर्म उसको अलाउ करो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकली थी, तो उस वैकेंसी के अंदर
अलग अलग जिलों की वैकेंसी जो थी उनकी एग्जाम अलग अलग तारीख को थी, 4-5 दिनों के अंदर। तो इस बात का लोगों को पहले से मालूम था, तो कई सारे लोगों ने ज्यादा फॉर्म लगाए थे, जैसे 5-7 फॉर्म लगा दिए। तो एक दिन उन्होंने एग्जाम दी, जैसे मान लो सीकर में दे ली, सुबह की एक शिफ्ट में सीकर की एग्जाम दे करके, शाम की शिफ्ट में वो जयपुर आ करके एग्जाम दी किसी ने, दूसरे दिन अलवर चले गए, तीसरे दिन उन्होंने कोटा से दी। तो इस तरीके से कर करके 4-5 एग्जाम बहुत सारे लोगों ने दिए, और इसके लिए उन्होंने फॉर्म भी ज्यादा संख्या में लगाए थे। ठीक है, तो मल्टीपल फॉर्म लगाया जा सकता है यदि एग्जाम वाली वैकेंसी में, तो इसमें मल्टीपल अलाउ करो। भाई कोई 10 फॉर्म लगाना चाहता है तो उसकी मर्जी है, भाई वो पैसा तो दे पहले। भाई पहली समस्या क्या है, पैसा पहली समस्या है। आप जॉब दोगे तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसे की समस्या यदि सोल्व होगी तो फिर रोजगार देना तो कोई समस्या ही नहीं है, किसी को भी रोजगार दिया जा सकता है। जैसे गाँव में नरेगा भी खुदवाया जा रहा है, इसमें कौन सी डिग्री मांगते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन वो रोजगार थोड़ा स्थायी नहीं है, और नरेगा का जो रोजगार है वो अलग तरह का है। अपन इसकी स्थायी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो यदि मल्टीपल फॉर्म की संख्या कर दी जाए तो कोई आदमी 10 फॉर्म भरेगा, कोई 5 भरेगा, कोई 3 भरेगा, तो ऐसे करके संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो मैं इसको एक आकलन कर सकता हूँ कि भाई 145 करोड़ की जनसंख्या में से मुझे लगता है कि 120 करोड़ लोग फॉर्म भरने वाली कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये आता है इसमें कि आप फॉर्म जो भरवा रहे हो उनसे, उनको थोड़ा टाइम दो, 3 महीने की तैयारी का समय दो। तो अब आप ये कहोगे कि साहब 3 महीने की तैयारी किस चीज़ की, जब आपको एग्जाम ही नहीं लेनी है तो तैयारी के टाइम की क्या जरूरत है। तो ये फॉर्म भरने के लिए पैसा इकट्ठे करने की तैयारी होनी चाहिए। भाई किसी की जेब में पैसे नहीं है, आपने आज वैकेंसी निकाल दी, आज ही क्लोज कर रहे हो उसको, तो लोग फॉर्म कहाँ से भरेंगे। तो उनको 3 महीने का टाइम दो कि भाई 3 महीने में तुम्हारे पास जितने पैसे, जिस हिसाब से तुम्हारी व्यवस्थाएं होती हैं उस तरीके से जितने फॉर्म भरना चाहो उतने तुम्हारे हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि लोग जाकर के घरों से बाहर निकलेंगे, काम पर जाएंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठे करेंगे और वो फॉर्म लगाएंगे। तो 3 महीने के अंदर कोई आदमी 10-10 हजार रुपए तो कमा ही सकता है। 30,000 रुपए हो गए, 30,000 में से वो 8-10 हजार रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लगा सकता है। तो ऐसे आप समझ दोगे तो लोग फॉर्मों की संख्या ज्यादा लगाएंगे, उससे पैसा ज्यादा आएगा, और पैसा ज्यादा आती ही तो समस्या सोल्व हो जाती। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है इस सिस्टम से। तो अपन ने फॉर्मों की संख्या कैलकुलेट करी थी 120 करोड़। तो 120 करोड़ का मतलब होता है 120 के आगे 7 जीरो लगा देना यहाँ पे, तो वो 120 करोड़ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, ये हो गया 120 और इसके आगे अपन ने 7 जीरो लगा दिए, 3 4 5 6 7 जीरो, तो 120 करोड़ हो गया। यानी इतने फॉर्म आप लग सकते हैं। एक फॉर्म की प्राइस अपन ने 1,000 रुपये रखी थी, तो कोई व्यक्ति 10 फॉर्म भी लगा सकता है, कोई एक भी फॉर्म लगा सकता है। तो अपन दोनों ही चीज़ों का आकलन करके चलेंगे कि यदि एक व्यक्ति 10 फॉर्म लगाता है तो उस हिसाब से कितने पैसे होते हैं, एक फॉर्म लगाता है तो उस हिसाब से कितने पैसे होते हैं। तो अपन पहले 10,000 रुपये 10 फॉर्म के हिसाब से अपन एवरेज निकाल के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जब सरकारी नौकरी मिल रही है तो लोग बहुत पैसा लगा सकते हैं। तो आप देखो इसमें कि अपन 10,000 के हिसाब से देखेंगे, 1,000 के हिसाब से, एक फॉर्म के 10 फॉर्म के, तो 10 फॉर्म के हिसाब से देखें तो ये 10,000 से इसको 120 करोड़ को गुना करें तो ये इतना पैसा होता है। और यदि 1,000 से गुना करें तो एक जीरो इसमें कम लगेगा। तो दोनों ही चीज़ों की अपन बात करेंगे। तो आप देखो कितने जीरो हो गए, 12 के आगे ये 7 जीरो ये थे, एक ये था 8, 8 4 12, यानी 12 के आगे 12 जीरो हो गए, यानी 12 लाख करोड़ रुपए हो गया। किसी भी संख्या के पीछे अगर 12 जीरो लगा देते हैं ना तो उस संख्या को कहते हैं लाख करोड़। तो ये 12 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो 12 लाख करोड़ नहीं तो 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए तक तो आराम से इसमें आ सकता है। भाई फॉर्म कोई 10,000 रुपये भी लगा सकता है, कोई ज़्यादा भी लगा सकता है, 10 फॉर्म भी लगा सकता है, 20 फॉर्म भी लगा सकता है। लोगों के पास, कई लोगों के पास अच्छा पैसा होता है तो वो ज़्यादा लगा सकते हैं, किसी के पास नहीं है तो वो महीने 2 महीने 3 महीने में एक फॉर्म तो लगा ही सकता है। अब एक आदमी की बात कर लेते हैं। भाई एक आदमी के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी रोजगार देने के लिए। तो मैं मानता हूं कि इसमें आपको जो वैकेंसी है उसमें 25,000 के आसपास सैलरी होनी चाहिए। सामान्य जो सरकारी नौकरी होती है उसमें 50-55 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें 25,000 होनी चाहिए चतुर्थ श्रेणी में। तो 25,000 रुपये एक महीने का, तो अपन एक साल का कितना होगा, 12 महीने का। तो इसको यदि 12 से गुणा करते हैं, 25,000 को 12 से गुणा करते हैं तो 3 लाख रुपए जुड़ता है एक साल का। तो एक साल में उसको आपको 3 लाख रुपए देने हैं। तो उसको यदि 20 साल नौकरी दी जाए तो 20 दिया 60 लाख, 60 लाख रुपए उसको पूरे लाइफ टाइम के लिए, 20 साल नौकरी देने के लिए 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी 25,000 महीने के हिसाब से। 25,000 गुणा 12 बराबर 3 लाख एक साल का,
और 3 को अपन 20 साल से गुणा करेंगे तो 60 लाख। तो यानी 60 लाख रुपए एक कैंडिडेट को चाहिए और पैसा आपके पास में इतना इकट्ठा हो गया। तो कितने लोगों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त हो सकता है? इसमें हो सकता है संख्या कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, वो अपन बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी अपन एक गणितीय कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप देखो कि ये टोटल पैसा हो गया और एक आदमी को चाहिए इतना 20 साल की जॉब देने के लिए, तो इसका भाग देंगे अपन। तो आप देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और 6 से कट गया ये 12, तो 2 गया। तो 2 के आगे कितने जीरो लगेंगे? 3 और 3 6, यानी ये संख्या होगी। इतने लोगों को 20 साल रोजगार देने के लिए पैसा पर्याप्त रहेगा। तो कितने लोग हैं ये? 2 के आगे 6 जीरो हैं, यानी 20 लाख लोगों के लिए। तो 20 लाख लोगों के लिए नौकरी देने के लिए पैसा आ गया। अब ये 20 लाख की जो संख्या है वो कम भी हो सकती है, क्योंकि अपन ने 10,000 के हिसाब जोड़ा, तो अपन 1,000 के हिसाब जोड़ते तो भी 2 लाख निकलता। 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। तो अब बात ये आती है कि 2 लाख या 20 लाख की जो संख्या है, एक बार अपन 20 लाख मान के चलते हैं, बाकी ये 2 लाख भी नहीं आएगी, 20 लाख भी नहीं आएगी, 10-12 लाख के आसपास आएगी। तो ये संख्या ज्यादा है या कम है, इसकी बात करें तो आप इसकी तुलना ऐसे कर लो कि जो भारत की जो आर्मी है ना, उससे इस संख्या की तुलना करो। भारत की जो टोटल आर्मी है वो 12,80,000 है, यानी 12 लाख के आसपास है, और ये 20 लाख एक साथ, तो 20 भी नहीं होगी तो 12 तो हो ही जाएगी ना। तो यानी आर्मी जितने लोग एक साथ भर्ती किए जा सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू, इतना पैसा सरकार के पास में आ सकता है, यानी एक मुफ्त नौकरी दी जा सकती है। भाई आर्मी कितनी है? 12 लाख, और आप तुलना किससे करो? 20 लाख से। तो ये ज्यादा है उल्टी, एक बार में इतना आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो कि उनको 20-20 साल की नौकरी दी जा सके। ये अलग बात है कि उनको कोई सेना में नहीं भेजना। और दूसरी बात यह है कि इसमें फॉर्म भरने के लिए आप किसको अलाउ करोगे? तो फॉर्म भरने के लिए आप बुजुर्ग लोगों को, महिलाओं को, जो पढ़े लिखे हैं उनको, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, सबको अलाउ करो। तो ऐसा करने से फॉर्मों की संख्या ज्यादा आएगी, ज्यादा फॉर्मों की संख्या के हिसाब से ज्यादा पैसा आएगा। तो ये हो गई 20 लाख। अब एक प्रश्न और उठता है इसमें कि एक आदमी को आप 1 महीने में 25, 1 साल में 3 लाख और 20 साल में 60 लाख रुपए दे रहे हो। तो एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये 60 लाख रुपए तुम एक ही बार में दे रहे हो उनको? तो पहले ही दिन देना है क्या उनको? जिस दिन जॉब लगी उनको 60 लाख थोड़ी थमाना है। तो 60 लाख नहीं थमाना उनको, ये पैसा 20 साल में देना है। इन जैसे 2023 में आपने वैकेंसी निकाल दी तो 2043 तक उनको बांटना है पैसा, और आ गया आपके पास में पैसा एक बार में। तो अपन इसका ब्याज भी तो कैलकुलेट करना चाहिए ना भाई, ब्याज भी तो होगा ना। 60 लाख रुपए है सरकार के खजाने में, 20 साल पड़ा रहेगा, 20 साल में उसको खत्म करना है, तो उसका कुछ ब्याज भी तो होगा ना। तो ब्याज का भी कैलकुलेशन करना चाहिए। तो ब्याज का कैलकुलेशन अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई ब्याज और मूलधन दोनों यदि सरकार 20 साल में उनको देती है तो कितना कितना महीने का दे सकती है, तो इसको EMI कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन ब्याज की जो दर है उसको मान सकते हैं रेपो दर, जो RBI ने घोषित करी उसके हिसाब से मान सकते हैं, 6.5% के हिसाब से। कम होती है लेकिन अभी फिलहाल ज्यादा है, तो न्यूनतम ब्याज दर है एक तरह से, इतनी तो होती है। तो 60 लाख रुपए को EMI कैलकुलेटर पे 6.5% की दर से 20 साल के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे कैलकुलेट पे दबाने से जो आंकड़ा आता है वो कितना आता है, तो आप देखें कि प्रति महीने आंकड़ा आता है 44,734, यानी 25,000 रुपए की जो सैलरी थी ना, उसको यदि मूलधन के हिसाब से 25,000 मिलती है उसको महीने की, लेकिन ब्याज और रुपए के हिसाब से वो उसको हर महीने दी जाए 44,000 के आसपास वो मिल सकती है एक आदमी को। लेकिन अब मेरा यहाँ पे कहना है कि यदि 44,000 जुड़ रहा है तो उस चतुर्थ श्रेणी को इतना पैसा नहीं देना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को यदि 50-60,000 रुपए देते हैं उसको भी इतना देंगे तो लोग फिर गवर्नमेंट जॉब में कौन जाएगा, सब इसी में आ जाएंगे। तो ये 2 जनों को देनी चाहिए, नहीं एक आदमी को 25,000, एक आदमी को 21,000। तो एक की जगह 2 आदमियों को रोजगार मिलना चाहिए। और जो दूसरा रोजगार मिल रहा है ना, जो 20,000 वाला, वो संख्या सरकार को आरक्षित कर देनी चाहिए। किन लोगों के लिए? जो लोग थोड़े उम्र में ज्यादा हैं। भाई एक जवान आदमी हो तो कहीं पर भी काम धंधा कर सकता है, लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए इसमें उन लोगों को जो थोड़े शारीरिक रूप से अक्षम है, या उनकी जो एज ज्यादा हो गई है, तो एज के हिसाब से उनको, गरीब अमीर के हिसाब से नहीं, एज के हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए कि 25,000 रुपये महीने वाला जॉब हर किसी को मिल सकता है, और 20,000 रुपये महीने वाला जो जॉब है वो मिलना चाहिए केवल 50 साल की उम्र से अधिक के लोगों को। ठीक है, तो
ऐसा करेंगे तो संख्या डबल हो जाएगी भाई। ये एक आदमी को मिलती है, 2 आदमियों को मिल रही तो डबल जॉब हो गई। यानी अपन 20 लाख की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, तो 40 लाख लोगों को जॉब दी जा सकती है इस तरीके से। अब उसके बाद में बात ये आती है कि चलो ये एक सिस्टम हो गया, पैसा इकट्ठा करने की बात हो गई, लेकिन उनसे काम क्या करवाएंगे? उनमें योग्यता तो है ही नहीं। आप बूढ़े लोगों को जॉब दे रहे हो, बुजुर्ग लोगों को। तो इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि सामाजिक जो सेवाएं हैं उसके क्षेत्र में लोगों को नियुक्त करना चाहिए। जैसे हर गांव के अंदर जो गौशाला होती है उसके अंदर कुछ चरवाहे नियुक्त करे जा सकते हैं, ज़्यादा एज वाले। ठीक है भाई, ऑफिस में थोड़ी बैठाएंगे दादाजी को, तो आप उनको गायें चराने के लिए या फिर प्याऊ लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए, इस तरीके से आप उनको नियुक्त कर सकते हैं। ये तो एक आगे की बात है, हम इस पे मुद्दे पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी सेक्टर हो सकते हैं जो नए उसमें सरकार कर सकती है। लेकिन मेरा एक मानना है कि हर गांव में 10-12 चरवाहे होने चाहिए, यानी पशु चराने वाले होने चाहिए, जो गौशाला की जो गायें हैं उनको भी चरा लें, साथ साथ लोगों के जो पशु है ना, निजी पशु जो भी भैंस गाय, उनको भी वो लोग चरा सकें। ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है कि देश का जो दूध उत्पादन वगैरह है वो बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है कि जो पशु होते हैं वो एक तरह से एक जगह बांधे हुए रखते हैं उनको, तो वो बेचारे बोर होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी घटती है। तो उनको थोड़ा घुमाने फिराने से उनकी जो है थोड़ा उनको और चारा भी उनको मिल सकता है बाहर, और उनकी जो सेहत है वो उसके लिए भी वो अच्छा है। तो इस तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए कि 10-20 चरवाहे हर गांव में होने चाहिए सरकारी, जिनके पास में कोई भी अपने पशुओं को छोड़ सकता है और वो उसको चरा करके 5-7 घंटे फिर उसको वो इकट्ठी एक जगह ला करके खड़े कर दें, वहां से वो अपने अपने ले जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरीके से उनको जॉब दिया जा सकता है और ये चीजें हो सकती हैं। तो यदि ऐसा किया जाए तो 20 लाख लोगों को यदि जॉब दे दी जाए तो एनटीपीसी में जो 1 लाख की वैकेंसी निकली थी उससे 20 गुना हर 3 महीने में जॉब दे सकते हो। जैसे 3 महीने में एक बार वैकेंसी निकाल दी, जनवरी में निकाल दी, मार्च तक उसको कंप्लीट करके फिर अप्रैल में फिर निकाल दो 3 महीने के लिए, तो 4 बार ये वैकेंसी आयोजित करनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फायदा इसमें ये चीज़ होगा, एक तो पेपर चोरी का डर नहीं रहेगा। ठीक है, एक लोगों में निराशा की जो भावना है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत ही आशावादी होते हैं कि यार चलो लग जाएगी लग जाएगी। जब नहीं लगती है तो वो एक तरह से निराशा में डूब जाते हैं, तो वो निराशा एक देश से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, फॉर्म भरने के लिए लोग क्या करेंगे, काम धंधे पर जाएंगे, तो इससे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि आपको जो 20 लाख कर्मचारी मिले, यानी जो आर्मी है उतने तो मिलेंगे, 10 लाख तो मिलेंगे, 10-12 लाख एक बार में नहीं तो 2 बार में मिलेंगे। तो इतने कर्मचारी जो आपको मिले वो फ्री फंड में मिल गए, यानी आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ा, पैसा उन्हीं का रहा और वो आपके लिए काम और करेंगे। तो इससे देश का विकास होगा। और उनको अलग अलग जगह पे नियुक्ति दी जा सकती है। जैसे वृक्षारोपण में एक प्रोजेक्ट ऐसा बना देना चाहिए कि भाई जो लोग हैं वो साल भर पेड़ पौधों की देखरेख करेंगे, 3 महीने जो बरसात के होते हैं उसमें पेड़ लगाएंगे, फिर साल भर उनको जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। तो इस तरीके से लोगों को नियुक्त करके ग्रीनरी है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, पशुपालन को भी इसमें फायदा पहुंचाया जा सकता है, सामाजिक सेवाएं हैं उनको भी इससे संतुष्ट किया जा सकता है, पुष्ट किया जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि यदि एक तरीका हो सकता है जिससे सरकार यदि रोजगार देने की कोशिश करे तो गांवों की जो जनसंख्या उसको अच्छा रोजगार दिया जा सकता है। एक बात इसमें और कहना चाहूंगा मैं कि कितने लोगों को जॉब दी जा सकती है, तो हर 3 महीने में 20 लाख को, 20 लाख नहीं तो 10 लाख को, तो साल के अंदर 4 बार आप जॉब निकाल सकते हैं, तो उसमें 80 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। 10 साल का यदि प्रोजेक्ट आप रखते हैं तो करीब करीब 8 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं 10 साल के अंदर। ठीक है, अब यदि 8 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और 8 करोड़ लोगों की सैलरी चालू हो जाती है 25-25 हज़ार रुपये महीना, तो इससे कितने लोगों की गरीबी मिट सकती है। तो देखो, किसी फैमिली में यदि एक आदमी सरकारी नौकरी में होता है ना, तो उस आदमी के पीछे 5-7 लोगों का, उसके माता पिता भी हो गए, उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो इनका सबका जो है गुजारा अच्छे से होता है। 5-6 लोगों का एक साथ एक नौकरी से गुजारा हो सकता है। यदि आप 8 करोड़ लोगों को एक तरह से उनको कहा जाए कि भी उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सकता है 5-6 लोगों को एक नौकरी के बदौलत। एक आदमी नौकरी लग जाता है तो पूरा घर जो है वो आर्थिक संतुलन में आ जाता है। तो यदि 8 करोड़ लोगों को आप 10 साल में नौकरी दे सकते हो इस तरीके से, तो 48 करोड़ लोगों की जो बेरोजगारी है या जो गरीबी है उसको उससे बाहर निकाला जा सकता है और उसमें सरकार को पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक मुद्दा था, उस पर
आपकी क्या राय है, आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप जो सुधार इसमें सुझाएंगे उसके हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अंतिम तो है नहीं, हम इसमें विचार करते रह सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में अपने जो भी विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद।